दोस्तों, जर्मनी में एक छोटा सा शहर है हर्ज़ेगोनारैक। इस शहर का एक निकनेम है द टाउन ऑफ बेंट नेक्स, झुकी हुई गर्दन वाला शहर। क्यों? क्योंकि सालों तक जब भी कोई इस शहर में किसी से मिलता था तो वो पहले नीचे देखता था। वो देखता था कि सामने वाले ने कौन से जूते पहने हैं। अगर उसने एडिडास पहना है और आपने प्यूमा पहना है तो आप बात नहीं कर सकते, आप दुश्मन हैं। आप एक दूसरे की दुकान से राशन नहीं खरीद सकते, आप एक दूसरे के पब्स में बियर नहीं पी सकते। यहाँ तक कि एडिडास वाली लड़के प्यूमा वाली लड़कियों से शादी नहीं कर सकते थे। ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ ओरैक रिवर के साउथ में एडिडास का राज था, दूसरी तरफ नॉर्थ में प्यूमा का राज था। ये नफरत हेट्रेड किसी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं थी। ये नफरत दो सगे भाइयों की थी, एडोल्फ यानी आदि डैसलर और रुडोल्फ यानी रूडी डैसलर, जिन्होंने मिलकर दुनिया को स्पोर्ट्स शू दिया। लेकिन पैसा और ईगो उनके खून के रिश्ते पर भारी पड़ गया। ये कहानी बिजनेस की है, लेकिन इसमें इमोशंस महाभारत जैसे हैं। आज हम उस दीवार को तोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक लॉन्ड्री रूम से निकले दो भाइयों ने दुनिया को अपने पैरों में पहना दिया। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द लॉन्ड्री रूम, 1920। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर के बाद। 1920 जर्मनी हार चुका था, देश गरीब था, डैसलर फैमिली के पास खाने के पैसे नहीं थे। एडोल्फ डैसलर शांत था, इंट्रोवर्ट था, उसे चीजें बनाना पसंद था। रुडोल्फ डैसलर तेज था, एक्सट्रोवर्ट था, वो सेल्समैन था। आदि ने अपनी माँ के लॉन्ड्री रूम में जूते बनाना शुरू किया। उस वक्त रबर नहीं मिलता था, लेदर नहीं मिलता था। आदि ने वॉर के मलबे से चीजें उठाईं, हेलमेट से लेदर निकाला, पैराशूट से सिल्क निकाला, टायर्स से रबर निकाला और जूते बनाए। लेकिन आदि को जूते बेचना नहीं आता था। उसने अपने बड़े भाई रूडी को बुलाया। रूडी पुलिस की नौकरी छोड़कर आया। दोनों ने पार्टनरशिप की, गिब्र्यूडर डैसलर शू फैक्ट्री। रोल क्लियर थे, आदि डिजाइन करेगा यानी आर्टिस्ट, रूडी बेचेगा यानी सेल्समैन। दोनों एक परफेक्ट टीम थे। लोगों को उनके जूते पसंद आए क्योंकि वो हल्के थे। बिजनेस चल पड़ा। चैप्टर 2, द नाजी शैडो, पॉलिटिक्स एंड पावर। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर पावर में आया। नाजी पार्टी ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। हिटलर चाहता था कि आर्यन रेस सबसे स्ट्रांग दिखे। ये डैसलर ब्रदर्स के लिए जैकपॉट था, क्योंकि हर जर्मन बच्चे को अब स्पोर्ट्स खेलना था और उसे जूते चाहिए थे। दोनों भाइयों ने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। रूडी एक कट्टर नाजी बन गया, उसे पावर पसंद थी। आदि ने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन सिर्फ बिजनेस बचाने के लिए। उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ जूतों में इंटरेस्ट था। यहीं से दोनों के बीच पहली दरार आई। दोनों की बीवियां, कथे यानी आदि की बीवी और फ्रीडिल यानी रूडी की बीवी, एक दूसरे से नफरत करती थीं। वो एक ही बड़े घर में साथ रहते थे। रोज झगड़े होते थे। मेरा पति ज्यादा काम करता है, नहीं मेरा पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में टॉक्सिक माहौल बन गया था। चैप्टर 3, द जेसी ओवेंस गैम्बल, 1936। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स होने वाले थे। हिटलर दुनिया को दिखाना चाहता था कि जर्मन सुपीरियर हैं। लेकिन आदि डैसलर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। आदि ने देखा कि अमेरिका से एक रनर आ रहा है, जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस एक ब्लैक अमेरिकन था। नाजी जर्मनी में एक ब्लैक एथलीट को सपोर्ट करना मौत को दावत देना था। अगर गेस्टापो को पता चलता तो आदि को जेल हो सकती थी। लेकिन आदि एक कॉबलर पहले था, नाजी बाद में। वो चाहता था कि उसका जूता सबसे तेज आदमी पहने। आदि चुपचाप ओलंपिक विलेज गया। उसने जेसी ओवेंस को मनाया कि वो एडिडास स्पाइक्स पहने। जेसी ने वो जूते पहने और उसने 4 गोल्ड मेडल्स जीते। हिटलर गुस्से में स्टेडियम छोड़कर चला गया, लेकिन आदि खुश था। पूरी दुनिया ने देखा कि सबसे तेज आदमी ने एडिडास जूते पहने हैं। ऑर्डर्स की बारिश हो गई। लेकिन रूडी गुस्सा था। उसे लगा आदि ने कंपनी को खतरे में डाल दिया है। चैप्टर 4, द वॉर एंड द बिट्रेयल, हु स्निच्ड। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने फैक्ट्री को टैंक यानी श्रेक बनाने की फैक्ट्री में बदल दिया। अब असली ड्रामा शुरू हुआ। आदि को फैक्ट्री चलाने के लिए रोक लिया गया यानी एसेंशियल वर्कर, लेकिन रूडी को आर्मी में ड्राफ्ट करके बॉर्डर पर भेज दिया गया। रूडी को लगा आदि ने ये जानबूझकर किया है। वो चाहता है मैं मर जाऊं ताकि वो कंपनी हड़प ले। रूडी बॉर्डर पर ठंड में मर रहा था और आदि घर में आराम से था। नफरत बढ़ती गई। एक रात बॉम्बिंग के दौरान दोनों फैमिलीज बॉम्ब शेल्टर में थीं। एलाइड प्लेन्स ऊपर से गुजर रहे थे। आदि ने कहा द डर्टी बास्टर्ड्स आर बैक अगेन, यानी वो कमीने वापस आ गए हैं। आदि का मतलब था प्लेन्स, लेकिन रूडी को लगा आदि कह रहा है रूडी और उसकी फैमिली। रूडी ने आदि को कभी माफ नहीं किया। वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन्स आए। उन्होंने रूडी को अरेस्ट कर लिया, गेस्टापो होने के शक में। रूडी को कैंप में डाल दिया गया।
रूडी को पता चला कि किसी अपने ने अमेरिकन्स को बताया था कि रूडी कट्टर नाजी है। रूडी को यकीन था वो आदि था। बदले में रूडी ने अमेरिकन्स को बता दिया कि आदि ने भी नाजी पार्टी ज्वाइन की थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को जेल भेजने की कोशिश की। ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट गया। चैप्टर 5 द डिवोर्स 1948। रूडी वापस आया। अब साथ रहना नामुमकिन था। उन्होंने डिसाइड किया बंटवारा यानी स्प्लिट। उन्होंने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज को बुलाया। उन्होंने कहा तुम्हें चूज करना पड़ेगा, आदि या रूडी। ज्यादातर शू मेकर्स यानी कारीगर आदि के साथ गए क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाता था। ज्यादातर सेल्स वाले रूडी के साथ गए क्योंकि वो बेचना जानता था। रूडी नदी के उस पार गया, एक पुरानी फैक्ट्री ली। उसने नाम सोचा रूडा यानी रूडोल्फ डैसलर। बाद में चेंज करके किया प्यूमा क्योंकि वो फास्ट और अजाइल था। आदि ने नाम सोचा एडास, लेकिन ये नाम किसी और का था तो उसने किया एडिडास यानी आदि डैसलर। शहर 2 हिस्सों में बट गया। दुकानदार, नाई यानी बार्बर्स, टीचर्स सब बट गए। अगर कोई प्यूमा एम्प्लॉय आदि की तरफ जाता तो उसे गद्दार माना जाता। ये कोल्ड वॉर था, जर्मनी के अंदर। चैप्टर 6 द मिरेकल ऑफ बर्न 1954 वर्ल्ड कप। दोनों कंपनीज बन गई थीं, लेकिन पूमा आगे निकल रहा था क्योंकि रूडी बेटर सेल्समैन था। आदि को वापसी करनी थी। मौका मिला 1954 फुटबॉल वर्ल्ड कप में, स्विट्जरलैंड में। जर्मनी की टीम खेल रही थी। जर्मनी की टीम का कोच सेप हर्बर्गर पहले पूमा के पास गया। उसने रूडी से पैसे मांगे प्लेयर्स को जूते पहनाने के लिए। रूडी ने ईगो में मना कर दिया, मैं पैसे क्यों दूं, मेरे जूते बेस्ट हैं। कोच फिर आदि के पास गया। आदि ने पैसे नहीं मांगे। आदि ने एक इन्वेंशन दिखाया, स्क्रू इन स्टड्स। ऐसे स्टड्स जो बदले जा सकते थे। अगर मैदान सूखा है तो छोटे स्टड्स लगाओ, अगर कीचड़ मतलब मड है तो लंबे स्टड्स लगाओ। बाकी टीम्स के जूते फिक्स थे, कील वाले। फाइनल मैच जर्मनी वर्सेस हंगरी। बारिश शुरू हो गई, कीचड़ हो गया। हंगरी के प्लेयर्स फिसल रहे थे। उनके भारी जूते उन्हें रोक रहे थे। आदि दासलर ड्रेसिंग रूम में गए। उन्होंने जर्मन प्लेयर्स के स्टड्स चेंज किए, लंबे स्टड्स लगाए। जर्मन प्लेयर्स को ग्रिप मिली। उन्होंने हंगरी को हरा दिया। द मिरेकल ऑफ बर्न। पूरी दुनिया ने देखा कि जर्मन प्लेयर्स के पास अनफेयर एडवांटेज था। अरिदास रातों रात फुटबॉल का किंग बन गया। रूडी अपने ईगो की वजह से सबसे बड़ा मौका हार गया। चैप्टर 7 द ओलंपिक वॉर्स हॉर्स्ट वर्सेस आर्मिन। अब भाइयों की लड़ाई अगली जनरेशन में आ गई। आदि का बेटा हॉर्स्ट दासलर, रूडी का बेटा आर्मिन दासलर। ये दोनों अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक थे, खास करके हॉर्स्ट दासलर। हॉर्स्ट एक जीनियस था, लेकिन वो करप्ट था। उसने स्पोर्ट्स मार्केटिंग इन्वेंट की। वो ओलंपिक्स में जाता और पूरी टीम्स को खरीद लेता। उसने ऑफिशियल्स को घूस देना शुरू किया। उसने फीफा के प्रेसिडेंट्स बनवाना शुरू किया। सेप ब्लैटर हॉर्स्ट का स्टूडेंट था। हॉर्स्ट ने एडिडास को सिर्फ जूते की कंपनी नहीं रखा, उसे पॉलिटिकल पावर हाउस बना दिया। आर्मिन मतलब पूमा ने भी लड़ाई की। 1960s और 70s में ओलंपिक्स स्पोर्ट्स नहीं रह गए थे, वो एडिडास वर्सेस पूमा का बैटलफील्ड बन गए थे। एथलीट्स को बैग्स भर भर के कैश दिया जाता था ताकि वो ट्रैक पर जूते बदल लें। चैप्टर 8 द पेले पैक्ट द ब्रोकन प्रॉमिस 1970 वर्ल्ड कप मैक्सिको। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर कौन था? पेले। एडिडास और पूमा दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने पेले के लिए बिडिंग वॉर की तो वो दोनों बैंकरप्ट हो जाएंगे। पेले इतना महंगा था। तो हॉर्स्ट मतलब एडिडास और आर्मिन मतलब पूमा ने एक सीक्रेट मीटिंग की। उन्होंने एक पेले पैक्ट साइन किया। हम दोनों में से कोई भी पेले को साइन नहीं करेगा, हम प्राइसेस कंट्रोल में रखेंगे। डील डन। फाइनल मैच शुरू होने वाला था, ब्राजील वर्सेस इटली। पूरी दुनिया देख रही थी। किक ऑफ से ठीक पहले पेले ने रेफरी से कहा, रुको, मेरे लेस खुल गए हैं। पेले झुका, कैमरा जूम हुआ। पेले ने अपने जूते बांधना शुरू किया। पूरी दुनिया ने देखा, उसके जूते पर पूमा की स्ट्राइप थी। आर्मिन दासलर ने धोखा दिया था। उसने चुपचाप पेले को पे किया था और कहा था कि वो मैच के बीच में लेस बांधे ताकि कैमरा फोकस करे। एडिडास पागल हो गया। हॉर्स्ट दासलर ने कहा, अब ये जंग मौत तक चलेगी। पैक्ट टूट चुका था। चैप्टर 9 द डिक्लाइन डेथ ऑफ द ब्रदर्स। 1974 में रूडी डासलर की डेथ हुई। मरते वक्त उसने आदि को बुलाया। आदि ने आने से मना कर दिया। उसने सिर्फ एक छोटा सा नोट भेजा। वो फ्यूनरल पर भी नहीं गया। 4 साल बाद 1978 में अरिदास डासलर की भी डेथ हो गई। उन्हें उसी सेमेट्री में दफनाया गया जहां रूडी था, लेकिन उनकी कब्रें सेमेट्री के 2 अलग कोनों मतलब ऑपोजिट कॉर्नर्स में हैं। मौत के बाद भी वो एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते थे। चैप्टर 10 द कॉर्पोरेट टेकओवर एंड ऑफ द फैमिली।
भाइयों के जाने के बाद कंपनी उनके बच्चों ने चलाई, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। नाइकी और रीबॉक आ गए, अमेरिकन्स। एडिडास और पूमा, दोनों फैमिली बिजनेसेस खत्म हो गए, दोनों को बेच दिया गया। आज ना एडिडास दासलर फैमिली का है, न पूमा, वो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं। लेकिन हर्ज़ोगोनारच शहर आज भी वहाँ है। आज वहाँ शांति है, लोग अब एक दूसरे के पब्स में जाते हैं, लेकिन आज भी वहाँ के बुजुर्ग आपके जूते देखते हैं। चैप्टर 11, कंक्लूजन, द कॉस्ट ऑफ ईगो। तो दोस्तों, एडिडास और पूमा की कहानी हमें क्या सिखाती है? नंबर 1, कंपटीशन ड्राइव्स इनोवेशन। अगर रूडी अलग ना होता तो आदि शायद स्क्रू एंड स्टड्स इन्वेंट ना करता। दुश्मन आपको बेहतर बनाता है। नंबर 2, ईगो डिस्ट्रॉयज फैमिली। उन्होंने दुनिया जीत ली लेकिन अपना परिवार खो दिया। 60 साल तक अपने भाई से बात ना करना, क्या ये वर्थ इट था? नंबर 3, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आदि प्रोडक्ट में अच्छा था, रूडी सेल्स में। जब तक वो साथ थे वो अनस्टॉपेबल थे। अलग होकर वो कमजोर हो गए जब नाइकी आया। सोचिए, अगर वो दोनों साथ रहते तो आज नाइकी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। दासलर ब्रदर्स दुनिया की अकेली मोनोपोली होते। लेकिन अगर और काश से हिस्ट्री नहीं बनती। आज जब आप अपने पैरों में एडिडास या पूमा पहनते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ रबर और लेदर नहीं है। ये दो भाइयों की जिद, नफरत और जुनून का नतीजा है। अपने कॉम्पिटिटर से लड़िए, लेकिन ध्यान रखिए कि लड़ाई में आप अपनों को न खो दें। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।